वो करा दिया था। देखो भू संसाधन, भूमि भूमि, ठीक है, और से प्राप्त जो संसाधन है वो, तो भूमि पे सभी कुछ विद्यमान है प्रकृति से लेकर के मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा जो निर्मित किया जाता है वो भी भूमि के ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। तो जो भू है, भूमि के ऊपर मतलब किसी भी प्रकार से लगा लो भी, फसल उत्पादन से लेकर के खनिज जो प्रक्रिया है वो भी सभी कुछ इसमें शामिल होती है, क्योंकि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों जो क्रियाकलाप हैं कहाँ पे विकसित होती है, भूमि के ऊपर, ठीक है। किस पे विकसित होती है, भूमि के ऊपर, ठीक है। भूमि किसे बोलते हैं, भूमि जो है उपजाऊ परत होती है, मिट्टी की ऊपरी परत जो बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, जिसके अंदर जैसे वनस्पति वगैरह उगती हैं, ठीक है, फसल उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं भू संसाधन। तो भूमि के अंदर जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उसके बाद उसको विनिर्मित करते हैं, ठीक है, और अपने योग्य बनाते हैं, वो सभी किस में आ जाते हैं, भू संसाधन। अब भू संसाधन जो है इसको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 3 भागों में। वो कौन कौन से, देखो ये सबसे पहले मैदान, ये 43% हिस्से पर, कितने प्रतिशत हिस्से पर, 43, भू क्षेत्र का 43% हिस्सा है, भू क्षेत्र, ये याद रखना, ठीक है। कितने प्रतिशत, 43% मैदान है। मैदान में कौन कौन से आते हैं भाई, मैदान किसको बोला गया है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियों द्वारा बनाया गया मैदान। अब सिंधु जो है कहाँ से निकलती है भाई, हिमालय पर्वत से। इसकी जो लंबाई है ना वो 2400 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है, 2400 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 180 से, ये तो है लंबाई तक, 180 से 300 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई। ये तो है बेटा चौड़ाई, और ये क्या है, लंबाई। ये किसकी है, मैदान की। किसके बेटा, मैदान की। जो कितने प्रतिशत भूभाग पर है, भारत के 43%। किसकी बात चल रही है, भारत की, ठीक है। तो भारत की बात चल रही है, भारत का जो मैदान है वो 43% भू क्षेत्र पर है, जिसमें मेन रोल किसका है, गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई 2400, चौड़ाई 180 से 300। उसके बाद आगे देखो, अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र। ये तो था मैदानी, ये आएगा पर्वतीय क्षेत्र। 30%, कितने प्रतिशत भाग पर, 30% भाग पर। अब इसमें जो है पर्वतों की बात परिपूर्ण रूप से किसकी बात चलेगी, पर्वत में सबसे पहला हिमालय, ठीक है, हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत, सबसे नया है। इसकी जगह पहले क्या था, टेथिस सागर, ठीक है। पृथ्वी के जो ये गोंडवाना जो भूमि है, ठीक है, यूरेशिया जो बना, दोनों आपस में टकराए, तो टकराने से उनमें वल्ले पड़ा और वहाँ जो है पर्वत का निर्माण हुआ, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसको जो है 4 इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हिमालय की, ठीक है, कितनी है, 4। बृहत हिमालय, तिब्बती हिमालय, नेपाल हिमालय और शिवालिक। शिवालिक जो है भारत के अंदर परिपूर्ण रूप से, ठीक है। तिब्बत जो नेपाल हिमालय वो नेपाल और ये अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वैसे है, मगर निचली जो श्रृंखला वो कौन सी है, शिवालिक, ठीक है। उससे ऊपर वाले नेपाल, उससे ऊपर तिब्बती और बृहत, ठीक है। तिब्बती को मध्य हिमालय बोल सकते हो, बृहत या बृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, ठीक है। तो वो मध्य, उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला वो तो हुई ऐसे भी, ठीक है, मेन है जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। उसके बाद इसको भी 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में। सबसे पहले जो हिमालय पर्वत है, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक, उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। किस नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद नेपाल से लेकर के अरुणाचल मतलब उत्तराखंड से लेकर के और जो सिक्किम से आगे मेन है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वहाँ तक के हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय,
और दार्जिलिंग से लेकर के तैपुर अरुणाचल प्रदेश तक उसको बोलते हैं असम हिमालय। किसके नाम से जानते हैं? असम हिमालय। ये भी 2400 किलोमीटर का दायरा है। कितने किलोमीटर का है? 2400। क्योंकि इसी से क्या निकलती हैं ये नदियाँ, हिमालय से निकलती है और इन्हीं के द्वारा जो तलछट लगाया जाता है भाग करके वो अपने मुहानी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। इसमें हिमालय हुआ है, उसके बाद शिवालिक। ये उत्तर और पश्चिम, तो वैसे पश्चिम इसका उत्तर पश्चिम शिवालिक नहीं, शिवालिक नहीं, सॉरी अरावली। कौन सी श्रृंखला है? शिवालिक की हिमालय का भाग हो गया अरावली। ठीक है, ये भारत की या विश्व की सबसे प्राचीन मतलब पुरानी, सबसे पुरानी क्या है? पर्वत माता है, सबसे पुरानी। ठीक है, अरावली। उसके बाद हम नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर नीलगिरी, महादेव की तो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, राजमहल। उसके बाद गारो, खासी और जयंती। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर देखो बेटा, गारो, खासी और जयंती जो पर्वत श्रृंखला है इसमें ये प्रमुख है, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी से उठने वाली जो मानसून है वो इनमें जाकर के फंस जाती है। ठीक है, और वहीं पे सारा जल गिरा देती है। इसलिए यहाँ जो है विश्व की सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जो मेघालय के अंदर पड़ता है। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी के निकट मासिनराम नामक स्थान पर। चेरापूंजी के निकट मासिनराम नामक स्थान पर। अब इसमें यहीं पे आ जाओ अरावली श्रृंखला में। विश्व की सबसे कम वर्षा जो है वो भी यहाँ होती है। अरावली श्रृंखला के पीछे जो हिस्सा है मरुस्थलीय, उसमें जैसलमेर बाड़मेर जो इलाका है, ठीक है, उस हिस्से में सबसे कम वर्षा मात्र 12 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे कम वर्षा जो है यहीं पे होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और विश्व की सबसे अधिक जो वर्षा 1200 सेंटीमीटर, लगभग 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी है भारत के अंदर होती है, सबसे कम भी भारत के अंदर ही होती है। विश्व की सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक। ये पर्वतीय क्षेत्र, इसको आप बोल सकते हो वनीय क्षेत्र भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वनीय क्षेत्र, क्योंकि पर्वतों के अंदर तकरीबन जो है वनीय क्षेत्र भी शामिल है। उसके बाद आता है पठारी। ये 27% हिस्से पर पठार जो है वो 27% हिस्से पर प्रक्रिया होती है। क्या होती है? खनन प्रक्रिया। खनिज पदार्थ, क्योंकि पठारों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ। अब खनिज जो पदार्थ हैं वो पठारी क्षेत्रों में, उसमें देखो पठारी जो क्षेत्र होते हैं, जिसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा भारत का ये नीचे का प्राइमरी जो हिस्सा है इस प्रकार है। ये जो हिस्सा है इसको तटीय हिस्सा बोलते हैं और पठारी हिस्सा। ये पूर्वी पठार है, पश्चिमी पठार है। उसके बाद यहाँ से दक्कन का पठार भी है। कौन सा? दक्कन का पठार भी है, ये यहाँ तक। तो ये जो हिस्सा है ये पठारी, और इसमें जो है ना सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ। जहाँ खनन प्रक्रिया होती है, जिसके कारण मिट्टी का उपयोग, भूमि का जो है उपयोग नहीं होता, तो क्योंकि वहाँ फसल उत्पादन नहीं किया जाता, वहाँ से क्या प्राप्त किया जा रहा है? खनन, खनिज किए जा रहे हैं। तो ये सब भू संसाधन, इसको 3 भागों में बांट देता: मैदान, पठारी और पर्वतीय। समझ गए? उसके बाद मैदान जो है इसमें, अब इसमें कुछ एक नदियाँ और भी हैं प्राइवेट की नदियाँ। उसमें जैसे सबसे पहले जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ना, उनकी बात कर रहा हूँ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, अब अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती।
ठीक है, जिसमें सिंधु नदी जो है, जितनी भी सहायक नदियां सिंधु की, वो सब किसमें गिर रही हैं? अरब सागर। और जो बाकी जितनी भी नदियां बच गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब काम कर रही हैं बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, ये तो ये बेटा आपका मेन था कि भू संसाधन, भूमि का उपयोग। ठीक है, आपने जैसे मिट्टी के प्रकार पढ़े होंगे। कितने प्रकार है बेटा मिट्टी के? 6 प्रकार है। कौन कौन सी? जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय या वनीय मृदा। तो जो पर्वतीय और वनीय ये मृदा जैसे, तो यहाँ जो है वनीय क्षेत्र भी है। ठीक है, और ये जो है ना 33% वनीय क्षेत्र है। कितना है? वनीय क्षेत्र 33%। ठीक है, वन नीति, वन संरक्षण नीति अपनाएगी इस बात के अंदर, वन संरक्षण नीति। ठीक है, 1952 के अंदर। कब अपनाएगी? 1952 में। तो राष्ट्रीय वन नीति लीजिए ना, क्या है राष्ट्रीय वन नीति? ये 33% बात पर। अब इसमें हम आगे बात करते हैं भू उपयोग। अब भूमि का जो उपयोग है अभी मेन है कि भू उपयोग। ये तो था भू संसाधन। हम बात करते हैं भू उपयोग। भू उपयोग भूमि का जो उपयोग हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है? तो सबसे पहला वनों के अंदर। ठीक है, वनीय जो भाग है 33% इससे पर है। ठीक है, तो वन जो है अपने आप में किस में प्रयोग किए जा रहे हैं? जैसे चारागाह के लिए कुछ एक संरक्षण जीव अभ्यारण्य बना दिए गए। ठीक है, उनके अंदर वनों को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं है, जिसके अंदर कृषि के अंदर क्या नहीं होगा? भूमि का उपयोग नहीं होगा। ऐसी कौन सी भूमि है जिसके अंदर कृषि का उपयोग नहीं होता? जैसे बंजर भूमि, कम उपजाऊ, जिसमें उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट, क्योंकि लगातार दोहन के कारण उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन नहीं होता। दूसरा पॉइंट होता है गैर कृषि। ठीक है, गैर कृषि में जैसे अपने मकान आ गए, ठीक है, रेलवे लाइन आ गई, सड़क लाइन आ गई, स्कूल है, उद्योग है, और भी जैसे जितनी भी इमारतें लगभग सब शहर है, गांव है, जहाँ बसे हुए हैं। ठीक है, जहाँ मतलब मकान वगैरह बने हुए हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, तो वो जो भूमि है ना वो किसके काम नहीं आती? कृषि के काम, क्योंकि वहाँ जनता जो है निवास करती है। लोग क्या करते हैं? निवास, इसलिए वो क्या होगी? गैर कृषि क्षेत्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि मतलब जहाँ फसल उत्पादन नहीं किया जाता, जैसे गोचर भूमि है। ठीक है, स्थायी चारागाह जो वनीय क्षेत्र है उसको भी कुछ हिस्से में कन्वर्ट कर दिया गया है वनीय क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? जैसे 33% जो वनीय क्षेत्र है इसमें वन नीति अपनाने के बाद भी कुछ एक संरक्षण प्रदान किया गया, अभ्यारण्य वगैरह बनाए गए। वहाँ जो है पशुओं को चराना या पशुओं का शिकार करना वर्जित कर दिया गया है। तो कुछ एक जो भूमि बच गई वहाँ पशु चारण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद विविध वृक्ष फलों व उपवनों के अधीन जो भूमि है शुद्ध भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं होती। जैसे भाई बागवानी जहाँ की जाती है, जैसे ठीक है, जहाँ बहुमूल्य जो पौधे होते हैं जैसे फल फूल वाले, उनका प्रयोग वो हिस्सा। उसके बाद है ऐसी जो भूमि जहाँ 5-6 वर्षों से क्या नहीं हुई हो, कृषि ना हुई हो। जैसे झूम कृषि, जैसे आपने सुना होगा, क्या होता है कि जैसे हाँ आज यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, 1 वर्ष या 2 वर्ष यहाँ ली, उसके बाद इस स्थान को छोड़ देते हैं, अगले स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ तक आने में
उसको काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि वो आगे चलते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार घूमते हुए लास्ट जो पॉइंट फिर यहाँ जो आ पाते हैं, तो ये काफ़ी वर्षों के लिए क्या हो जाती है, खाली। ठीक है, फिर से यहाँ वनस्पति उगाती है। उसके बाद है प्रतिभूमि। इसमें प्रतिभूमि में मेन होता है कि कुछ एक ऐसी भूमि जहाँ कृषि मतलब 1 या 2 वर्ष से नहीं की गई हो या कुछ समय के लिए नहीं की गई हो। दूसरी में आती है कि वर्तमान जो प्रतिभूमि होती है वो 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक क्या हो जाती है, खाली। दूसरी होती है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। मतलब शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ कृषि जो है 1 फसल भी ली जा सकती है, 2 फसलें भी ली जाती है और 3 भी ली जाती है, क्योंकि फसल जो ऋतुएं हैं वो 3 होती है बेटा। सबसे पहले खरीफ, रबी और कौन सी होती है, जायद, जिसमें फल फूल, ठीक है, सब्जियां ये उगाई जाती हैं। रबी में जैसे चना, गेहूँ, जौ, सरसों, ठीक है। खरीफ में बाजरा, ज्वार, मूंग, अरहर जो भी है ये सब, ठीक है, ये सब फसलें में। उसके बाद तो ये जो है मेन देखो हमारे भारत का, अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल, भू संसाधन उसमें से कितना हो रहा है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब इसी में भारत की बात करता हूँ बेटा। भारत की जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये लंबाई जो है 3214, चौड़ाई 2933, ठीक है, किलोमीटर, ये होती है भारत की लंबाई चौड़ाई। क्षेत्रफल टोटल इतना, इसमें से जो तटीय भूमि है, समुद्र से लगने वाली जो सीमा है तटीय भूमि, उसकी अगर बात करें तो क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है, वह है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और राज्यों की बात करें, अकेले राज्य तो 9 राज्य बेटा उसमें, ठीक है, जिनकी समुद्र तट से सीमा लगती है, उसकी मात्र 6100 किलोमीटर ये, ठीक है। इसमें जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जोड़ दिए जाते हैं, द्वीप समूह जो है ना हमारे, वो जोड़ दिए जाते हैं, इसमें से हटा देंगे। 9 राज्यों की तटीय सीमा लगती है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 6100, जिसमें सबसे लंबी जो है गुजरात की है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। तो मेन है, उन्हीं के आधार पे जो भूमि को बांटा गया है। तो कृषि जो भूमि है 93% भूमि, 93% भूमि जो है उपयोग में लाई जाती है, भू उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, जिसमें 59% भूमि पे हम कृषि करते हैं, ठीक है। लगभग 65% जो जनसंख्या है वो इस पे निवास करती है। कितनी निवास करती है, 65%। किस पे निर्भर है, कृषि के ऊपर, ठीक है। सॉरी, ये 93% है, क्योंकि मनुष्य जो है ना 95% जो भूमि हमारी, वहाँ से मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति करता है। मूलभूत आवश्यकताओं में क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं, बताइए। अरे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं, रोटी, कपड़ा और